जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। और ये है आपका झारखंड के एमसीक्यू सीरीज में आपका अब जो झारखंड का कंप्लीट भूगोल आपके सामने करूँगा, जो एमसीक्यूज में रहेंगे। और ये जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। ये 13वां पार्ट है। ऑलरेडी मैं 12 पार्ट इसके करवा चुका हूँ एमसीक्यू सीरीज में, तो आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं। एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहेगा, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में आपके 50 क्वेश्चन झारखंड से रहेंगे। और मोटिवेशनल थॉट है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 का थीम क्या है। तो इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये हमारा इंडियन इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है। और हमें उन चहेते हस्तियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं झारखंड की मिट्टी से। ये भूगोल का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अवशिष्ट मिट्टी। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से यदि बोला जाए तो झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब 6 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? तो लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, अभ्रक मूलक मिट्टी है। कौन सी? अभ्रक मूलक मिट्टी है। तो ये सारी मिट्टियों को आप ध्यान रखेंगे। कितनी प्रकार की मिट्टी है? 6 प्रकार की मिट्टी है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो जैसे हम लोग देखें तो वन मूलक मिट्टी जो है ये झारखंड में नहीं पाई जाती है। जबकि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। जबकि वन मूलक मिट्टी जो है झारखंड में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर यदि बोला जाए तो झारखंड में लाल मिट्टी जो है अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। लाल मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। कितने? 90% भाग में पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। संपूर्ण यदि छोटा नागपुर क्षेत्र में बोला जाए तो लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ है? तो बोला गया है कि झारखंड की कौन सा मिट्टी है जो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बना है और इसलिए यह कम उपजाऊ है। तो वह है हमारा लाल मिट्टी। कौन सा है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नीस और ग्रेनाइट के अवशेषों से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण इस पर उर्वरक शक्ति कम होती है। क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण इसमें उर्वरक शक्ति कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी झारखंड में चने एवं धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो चना और धान के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये चना और धान के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षयन के निर्माण के होने के कारण यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और आगे अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने आएंगे। झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो काली मिट्टी का विस्तार जो है किस क्षेत्र में है? तो राजमहल पहाड़ी में। कहाँ है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। रांची के पश्चिमी क्षेत्र और पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल के क्षेत्र और सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो वह मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। वह मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभ्रक मूलक मिट्टी निम्न क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो वह कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा जो है अभ्रक की नगरी के नाम से जाना जाता है और यहीं पे जो है सो यह अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला जा रहा है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी जो झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त कौन सी है? तो रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है यह पूर्वी हजारीबाग, धनबाद में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल एवं पीले रंग का मिश्रण
पाया जाता है। लाल और पीले रंग का मिश्रण किस मिट्टी में पाया जाता है? तो रेतीली मिट्टी में पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मोटे अनाज के लिए क्या चाहिए? उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है। यह साहिबगंज के गंगा क्षेत्र तथा स्वर्णरेखा का निचली घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी में और साहिबगंज के गंगा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में है? तो यह है संथाल परगना क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो किस क्षेत्र में है? तो यह संथाल परगना क्षेत्र में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाल चिट्टा नगर गोबरा हलमाद दासा आदि किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी किसी भी मिट्टी का नाम ये केवाल चिट्टा नागर गोबरा हलमाद हासा आदि चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। किसका भाग है? तो चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? आगे खेरसी चरका लोबो बाल सुंदर अराहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो यह दोमट मिट्टी का नाम है। किस मिट्टी का नाम है? तो दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है खेरसी चरका लोबो बाल सुंदर और आराहासा नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। बाला गोरीस जरिया गिटल हासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है। किसका नाम है? बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है। बाला गोरीस जरिया गिटलाहा आदि झारखंड की बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा एक टांड किसको बोलते हैं? उच्च भूमि को टांड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक टांड उच्च भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? तो कुछ क्या नहीं है? इनमें से कोई नहीं। उच्च भूमि यानी टांड को स्थानीय नाम देहारी बोलते हैं, भिट्ठा बोलते हैं, बारी बोलते हैं या बहारसी बोलते हैं। ये सब हमारा टांड कहलाता है जो उच्च भूमि होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक निचली भूमि को क्या बोलते हैं? दोन बोलते हैं। स्थानीय नाम नहीं है। तो स्थानीय नाम नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो है गढ़ा भैयार घोघरा जाहा चौरा कनारी आदि सभी क्या है? ये नीची भूमि यानी दोन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब झारखंड के वन से आने वाले क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो झारखंड के वन जो है झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है? कितने किलोमीटर भाग में? तो 23,721.11 वर्ग किलोमीटर जो है इतने क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.76 है। झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? 29.76। और यदि इसका कुल क्षेत्रफल बोला जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। आगे क्वेश्चन है झारखंड के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है? तो 3.3% है। कितना है? 3.30%। ये है झारखंड में वन क्षेत्रफल का हिस्सेदारी है। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? तो 0.0960 हेक्टेयर भूमि पाया जाता है। आगे झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो यह 29.76% भाग पर वन पाया जाता है। कितने प्रतिशत वर्ग पर भूमि पर पाया जाता है? तो 29.76% भाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है जो सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है, जहाँ 3368.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में 3368.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है हमारा लातेहार। यदि बोला जाए प्रतिशत की दृष्टि से तो लातेहार, और सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो पश्चिमी सिंहभूम। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है। और जब वनों का प्रतिशत कितना है? 56%। कितना? 56%। अब देखिए क्रम वाइज दिया गया है। लातेहार का कितना? 56% है। उसके बाद आ जाता है चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद कोडरमा। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जो है वन का प्रतिशत दिखाया गया है। टॉप 4 में ये आपको जेपीएससी में सेलेक्ट करने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो झारखंड में वन जो है 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला वन हो जाता है रक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन। रक्षित वन,
संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैसे वन जिसमें मनुष्य या तो व्यक्ति अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, निम्न से किस वर्ग में रखा जाता है? तो यह रक्षित वन में रखा जाता है। रक्षित वन में क्या है? पशु चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, ये रक्षित वन कहलाते हैं। देखिए इसमें दिया गया लकड़ी के काटने की इजाज़त होती है, लेकिन इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को हानि ना पहुँचे, ये हमारा रक्षित वन के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, पशु को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इन वनों का पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है, तो ये है संरक्षित वन। संरक्षित वन जो है इस पर जो है सरकार का संपत्ति होता है और इसमें जो है पशु चराने या तो मनुष्यों को अपने लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती। ये कौन सा वन हो जाता है? संरक्षित वन हो जाता है। अगला है वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने लकड़ी काटने के लिए सरकार की कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जैसे देखिए इसमें जो है सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसमें क्या होता है? शुल्क वसूलती है। वह कौन सा वन है? तो यह है अवर्गीकृत वन। कौन सा? अवर्गीकृत वन है। अब यह वर्गीकृत के वन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इस पर क्या होता है? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। अगला है झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। वन जो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वन प्रदेश कितने प्रकार के वन प्रदेश होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश और शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश और शुष्क पतझड़ वन प्रदेश, ये 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला, झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है? तो किन क्षेत्रों में? तो इनमें से सभी दक्षिणी रांची में भी है, सिंहभूम में और दक्षिणी लातेहार में। जिन क्षेत्रों में, अब देखिए आर्द्र पतझड़ वन किसको कहेंगे? जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो जिस क्षेत्र में होगा उसे हम आर्द्र पतझड़ वन कहा जाता है। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, लातेहार एवं संथाल परगना है। तो ये 3 जिलों में जो है आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है। आगे आ जाता है निम्न कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है तो पूछा गया है, तो इनमें जिन क्षेत्रों में गलत कथन का पहचान करना है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये जो है गलत है। तो हम गलत चीज़ों को नहीं जानेंगे, अच्छी चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। झारखंड में आर्द्र पतझड़ का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची और दक्षिणी लातेहार संथाल परगना में है। इन वनों में लाल, साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, करमा, महुआ एवं बांस मिलते हैं। तो ये सारे जो हो गए ये आर्द्र पतझड़ वन में पाया जाता है। अन्य दोनों विकल्प सही हैं। अन्य 2 विकल्प क्या है? सही है। निम्न में से किसे पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो साल को जो है पतझड़ यानी पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। आर्द्र पतझड़ वन में साल वृक्ष को प्रधानता है, जिनके वन घने होते हैं और पेड़ों की ऊंचाइयाँ भी ज़्यादा होती है। साल को पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा कहते हैं। साल को क्या? पर्णपाती या तो पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और जितने भी सारे क्वेश्चन जो हैं भूगोल से आने वाले थे, और ये लास्ट वीडियो है। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पे कुछ क्वेश्चनों को करवाया था। कुछ लोगों का कहना था मैराथन लेके आए, तो लेकिन मेरा ये कहना है कि आप छोटी वीडियो में पढ़ें और अच्छी तरीके से सब चीज़ों को याद करते चलें। शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क वन प्रदेश पाया जाता है। कौन सा? शुष्क वन प्रदेश 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यदि आर्द्र कहे तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में से किसमें नहीं है? तो ये रांची में नहीं है, रांची में नहीं है, जबकि पलामू, गिरिडीह और हजारीबाग में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है। शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद एवं संथाल परगना में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। तो इस तरह का कंटेंट आप यदि चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हम आपके लिए अच्छे कंटेंट को लाने में काफ़ी सहयोग देगा। आगे साल वृक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से सारे जो ऑप्शन है सही है। तो साल वृक्ष के बारे में हम जान लेते हैं। साल वृक्ष का अन्य नाम सखुआ भी है। साल वृक्ष को ही हम लोग सखुआ बोलते हैं। साल वृक्ष के पुष्पों को सरई फूल कहते हैं। इसके पुष्प को क्या बोलते हैं? सरई फूल कहते हैं।
साल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कुंजरी तेल कहते हैं। साल के बीज से क्या तेल निकाला जाता है, इसे कुंजरी तेल कहते हैं। साल को झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। साल को ही झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो इसके बारे में और भी कुछ दिया गया है। साल वृक्ष को सखुआ कहा जाता है, ये पढ़ लिए। इसमें पुष्पों का सरई फूल कहते हैं, इसके पुष्प को क्या कहते हैं, सरई फूल। इसके बीज से तेल निकाला जाता है जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उपयोगी है। झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंस है कि झारखंड में राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो हमारा साल है। ये मैं बताने वाला था लेकिन क्वेश्चन में से ड्राइव भी कर दिया गया है। महुआ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो महुआ जो है, महुआ के बीज से दोरी नामक तेल निकाला जाता है, ये तो सही है पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है किंतु पानी में रहने पर सड़ जाती है, ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है, तो ये भी सही है। इसके फूल से क्या होता है, देसी शराब बनाया जाता है, ये भी सही है। इसमें इसके फलों को बतौर सब्जी के रूप में खाया जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो ये जो है सही कथन की पहचान कीजिए। ये सी और डी सही है, यानी बी जो है गलत है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत नहीं होती, काफ़ी कमज़ोर होती है और पानी में रखने पर सड़ जाती है। महुआ झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी लकड़ी, फूल, फल, बीज सभी उपयोगी होते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है और पानी में पाकर भी जल्दी नहीं सड़ती। पानी में भी वो जो है महुआ का लकड़ी जल्दी नहीं सड़ता है, इसलिए इसके जो है ज़्यादातर हल वगैरह बनाए जाते हैं ताकि हल जो है जो जोतने के काम में आता है वो काफ़ी दिनों तक चल सके। अगला है निम्न में से किस एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाली पेंटिंग और खिलौने बनाने में किया जाता है, तो वह सेमल का जो पेड़ है उसका यूज किया जाता है पैकिंग के लिए बनाए जाने वाला पेंटियों और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। सेमल की लकड़ी मुलायम सफ़ेद होती है, वह इसका उपयोग पैकिंग के लिए जिन्होंने पेंटिंग और खिलौना बनाने में आदि में किया जाता है। सेमल की रुई का व्यापक उपयोग है। सेमल को बोलचाल की भाषा में सीमर भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग क्या बोलते हैं, उसको सेमल को सीमर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो गम्हार का उपयोग जो है लोग नक्काशी की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त मानते हैं। गम्हार की लकड़ी हल्की, मुलायम व चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है। क्या होता है, हल्का होता है, मुलायम होता है, चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होता है। लकड़ी पर नक्काशी करने की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयोग होती है। लकड़ी की नक्काशी करने की दृष्टि से गम्हार की लकड़ी जो होती है वो काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अगला है निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है, तो वह आम के वृक्ष को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। आम के फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आम का फल जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है जिस कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है। इसके फल को अमृत फल भी कहते हैं और जो है आम के फल को ही हम लोग अमृत फल कहा जाता है। अगला है इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती। इसके फल को खाया जाता है तथा इसके बीज से दवा बनाई जाती है। यह कथन किस एक वृक्ष के विषय में बोला जा रहा है, तो वह है जामुन। कौन सा है, जामुन है। इसकी लकड़ी जो है हजारों वर्ष पुराने होने के बावजूद भी जो है जामुन की लकड़ी नहीं सड़ती है। बोला जाता है इसके बारे में और भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे जामुन की लकड़ी हजारों वर्ष पुरानी रहने के बावजूद नहीं सड़ती है, इसी कारण इसे कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कुआं है और यहाँ पर हाठा जो हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल को खाया जाता है तथा इसके बीज से दवाई बनाई जाती है। इसके बीज से क्या चीज़, दवाई बनाया जाता है और जामुन जो है काफ़ी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। अगला क्वेश्चन है लाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें से जो दिया गया है ए, सी, डी और ये तीनों जो हैं ये ऑप्शन सही है। तो ए, सी, डी को हम पढ़ेंगे। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, ये सही है। दूसरा बोला जा रहा है लाह के उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर या अधिक ऊंचाई होना आवश्यक है। कितना, 305 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई होना आवश्यक है। लाह के उत्पादन में वर्षा का 150 सेंटीमीटर से कम होना लाभदायक है। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो है स्थान ये लाह के लिए उपयोगी है। देखिए लाह के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में कुल लाह का उत्पादन 50% लाह होता है। कितना, 50% लाह होता है। लाह के उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर से अधिक ऊंचाई को आवश्यक होती है। 305 मीटर ऊंचा रहना चाहिए। इसके लिए 12 डिग्री सी तक तापमान होना चाहिए और वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। वर्षा कितना, 150 सेंटीमीटर से कम होना 150 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए।
चलिए आगे देखेंगे झारखंड में कितने किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4 प्रकार के लाह का उत्पादन किया जाता है। पहला बैसाखी लाह, फिर जेठी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह। बैसाख, जेठ, कतकी और अघनी, ये 4 प्रकार के जो लाह का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे झारखंड में पाए जाने वाले लाह की किस्में। बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है बैसाखी लाह। बैसाखी लाह जो है यह सबसे महत्वपूर्ण यदि बोला जाए लाह तो वह है बैसाखी लाह। झारखंड में पाए जाने वाले 4 किस्मों में बैसाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 82% लाह इसी बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। 82% लाह इसी बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, तसर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो तसर के संबंध में जो है बी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। तरस्तर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान है, ये सही है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, यानी जो है ए सी कौन सा कथन असत्य है? तो ये और सी और डी जो है ऑप्शन सही है, अर्थात इसमें है तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल उत्पादन में कुल तसर का 60% तसर उत्पादित किया जाता है, ना कि 50%। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो झारखंड के वनों में सबसे अधिक मिलते हैं। झारखंड के वन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए जितने भी हमारे वन से संबंधित क्वेश्चन थे वो हो गए। अब राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके झारखंड के भूगोल में, उसको देखेंगे। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो झारखंड में यदि देखा जाए तो 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क बोला जाता है और 11 वन्यजीव अभयारण्य जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं जैविक उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है सो केवल डी है। तो इसमें है, इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सूअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें क्या क्या चीज़ देखे जा सकते हैं? हाथी, बाघ, शेर, जंगली सूअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 31.67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यहाँ विश्व में पहली बार बाघों की जनगणना 1932 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंस बन जाता है कि यहाँ बाघों की जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1932 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है? तो 1973 से यह परियोजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। झारखंड में कितना? अभी तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। निम्न अभयारण्यों में से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला अभयारण्य कौन सा है? तो ये है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य पलामू जो है सो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिसमें पलामू अभयारण्य पलामू 794.33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। लावालौंग अभयारण्य चतरा 207 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम 193.22 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंस बन जाते हैं इसको आप याद रखिए। पलामू का कितना क्षेत्रफल में फैला है, लावालौंग अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला है, और दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ, और ये कहाँ पे है? पलामू में है, लावालौंग चतरा में है, दालमा जो पूर्वी सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के अभयारण्यों एवं इसके स्थापना वर्ष को सही मिलान कीजिए। तो इसके जो सही स्थापना ए और सी जो दो ऑप्शन है ये सही हैं। तो ए और सी, महुआ डांडा भेड़िया अभयारण्य जो है लातेहार में 1976 में, और पलामू अभयारण्य पलामू जो है 1976 में। बाकी बात जो 2 ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। पलामू अभयारण्य पलामू, हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, दालमा अभयारण्य
पूर्वी सिंहभूम, इन चारों अभयारण्यों की स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गया था? 1976 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है। झारखंड में स्थित अभयारण्यों में कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है? तो उधवा झील पश्चिम बिहार जो साहिबगंज है, इसमें जो है सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है। उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज में स्थापना वर्ष 1991 में किया गया था। यह केवल 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज में 5.65 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, राजमहल पश्चिम बिहार साहिबगंज 6.65 किलोमीटर स्क्वायर में, और तोपचांची अभयारण्य धनबाद 8.75 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो इस तरह से यह झारखंड के 3 सबसे छोटे अभयारण्य हैं। उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज 5.65 किलोमीटर, राजमहल पश्चिम बिहार साहिबगंज 6.65 किलोमीटर स्क्वायर में, तोपचांची अभयारण्य धनबाद 8.75 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। निम्न अभयारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान की पहचान करें। तो उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज में ये सही है, जो है 1991 में स्थापना हुआ था। बाकी बस सारे ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। वर्ष 1978 में 2 अभयारण्यों, तोपचांची अभयारण्य धनबाद और लवलंग अभयारण्य चतरा, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 में, पारसनाथ गिरिडीह की स्थापना 1981 में किया गया था। पारसनाथ गिरिडीह की स्थापना 1981 में किया गया था, और राजमहल पश्चिम बिहार की स्थापना को कोई परिमाण अभी तक नहीं मिला है। तो 1978 में 2 अभयारण्य का अथी किया गया था, तोपचांची जो धनबाद में है और लावलंग अभयारण्य जो चतरा में है। जबकि यदि उधवा पश्चिम बिहार की स्थापना बोलिएगा तो 1991 में, और गिरिडीह पारसनाथ गिरिडीह की स्थापना बोलिएगा तो 1981 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला जो है सो बाघ के लिए संरक्षित है। क्या है? बाघ के लिए संरक्षित किया गया है। वही है कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि इसका नाम में ही भेड़िया जुड़ा हुआ है, तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य इसलिए यह भेड़िया के लिए फेमस है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभयारण्य अब कौन सा जाता है? दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो यह हाथी का बहुलता है। दलमा अभयारण्य में किसकी बहुलता है, यानी किस पशु के ज़्यादा जनसंख्या है? तो हाथी का जनसंख्या ज़्यादा है। दालमा अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इस अभयारण्य में हाथी की बहुलता अधिक होने के कारण यह हाथी संरक्षण पर कार्य करता है। और दालमा जो है सो हाथी के संरक्षण पर, हाथी की बहुलता अधिक होने के कारण यह जो है संरक्षण पर कार्य करता है। 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला देश का प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। और 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। झारखंड में किस अभयारण्य में हाथी परियोजना शुरू की गई? तो झारखंड में जो है दालमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यह था दालमा अभयारण्य, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। यह अभयारण्य हाथी की बहुलता अधिक होने के कारण यह हाथी के संरक्षण पर कार्य करता है। 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। ये मैं रिपीट कर दिया, आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, इसलिए आप इसे याद कर लें। झारखंड में किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दालमा अभयारण्य में शुरुआत की गई है। दालमा अभयारण्य में 26 सितंबर 2001 को हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला, तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? जैसे मैं बताया भी था, तोपचांची अभयारण्य का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1978 में। थोड़ा ये टेक्निकल इशू था, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1978 में। वर्ष 1978 में 2 अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य धनबाद और लावलंग अभयारण्य चतरा की स्थापना की गई। जबकि कुछ अन्य स्थापना इस प्रकार हैं। कुछ स्थापना और हैं, जिसे पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह 1981 में, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह 1981 में, कोडरमा अभयारण्य कोडरमा 1985 में, पालकोट अभयारण्य गुमला 1990 में। ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। पारसनाथ 1981, कोडरमा 1985 और पालकोट अभयारण्य गुमला 1990। अगला, गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह कोडरमा जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोडरमा में स्थित है।
1976 में किया गया था। यहाँ चीतल, सांभर, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा में है, यह चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलकौवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जलकौवा के लिए प्रसिद्ध है उधवा झील पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है बिरसा जैविक उद्यान। कौन सा है? बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सपही नदी के तट पर स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची की स्थापना 1994 में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 पर सपही नदी के तट पर किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बिरसा जैविक उद्यान जो है और मांझी रांची में इसका जो स्थापना हुआ था ये किस नदी के तट पर है? तो यह है सपही नदी के तट पर है और इसका स्थापना जो है 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटक के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में टॉय ट्रेन की स्थापना की गई है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में जो है टॉय ट्रेन की स्थापना की गई है, व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया? तो मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची को 1987 में स्थापित किया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मगर प्रजनन केंद्र रुक्का जो रांची में है, इसे 1987 में अधिसूचित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये हमारा कंप्लीट आपका जो भूगोल हो गया ये कंप्लीट हो गया। और ये जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। कुल टोटल 7 पार्ट हो चुके हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि टेक्नीशियन में आपके साइंस के भी क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 20 क्वेश्चन जो है आपके LP में पूछे जाएंगे। RPF में भी आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, LP में भी है, NTPC में, ग्रुप डी में, JEE में, जितने भी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने करवा रहा हूँ। और जो BSSC +2 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, वो जाके देख लें। इसका भी जल्दी प्रैक्टिस सेट आगे 2-3 जो है वो आ जाएगा। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको हारना नहीं है और लड़ना है। वो उन चीज़ों से, उन सारी परिस्थितियों से लड़ना है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।